गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अब आज अपने पढ़ें क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूं कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो अपने केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और गुणसूत्र ही वह एक इकाई है जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो गुणसूत्रों का मुख्य काम क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे कि ये गुणसूत्र होते हैं, वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में पाए जाते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिका के क्या होते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से कब दिखाई देते हैं? जब केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तब क्या होता है? केंद्र का भी विभाजन हो जाता है। और केंद्र का जब विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन के हो जाते हैं और निर्जलीकृत हो जाते हैं, जिसके द्वारा ये अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं कि केंद्र के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोटीन अवस्था में पाए जाते हैं। क्रोमोटीन जाल के रूप में पाए जाते हैं, जालिका के रूप में पाए जाते हैं। जब अपने केंद्रक के बारे में पढ़ा था तब आपने इसको देखा भी होगा कि ये जो केंद्रक है, इसके अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है और ये क्या होते हैं कि अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और जब केंद्र का विभाजन होता है तब क्या होता है कि ये अलग अलग होकर एक अलग शेप बनाती है और ये शेप के हिसाब से अपने को दिखाई देते हैं। तो अब इसका सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे कि इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। तो इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था कि ई स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? ई स्ट्रासबर्गर। उन्होंने 1875 में एक धागे नुमा आकृति को देखा। 1875 में। धागे नुमा। तो इस स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा कि एक केंद्र के अंदर क्या होती है? धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। और उन्होंने 1875 में ये बात बताई, लेकिन वो ये बात नहीं बता पाए कि इसका काम क्या होता है, ये किस प्रकार दिखाई देते हैं, कब दिखाई देते हैं, इसका क्या क्या कार्य होता है। बाद में क्या हुआ कि एक दूसरे वैज्ञानिक आए, डब्ल्यू रॉक्स। क्या नाम था उसका? डब्ल्यू रॉक्स एक वैज्ञानिक थे। और 1883 में 1883 में उन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? आनुवंशिक गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो डब्ल्यू रॉक्स ने ये बताया था कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो पेरेंट्स के अंदर जो आनुवंशिक गुण होते हैं, उन गुणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन उनका मुख्य कार्य क्या कौन करते हैं? ये गुणसूत्र के द्वारा ही ले जाए जाते हैं। तो उन्होंने 1883 में बताया। तीसरे एक वैज्ञानिक आए, डब्ल्यू वॉल्डेयर। क्या नाम था? 1888 में।
डब्ल्यू वाल्डेयर। 1888 में जो डब्ल्यू वाल्डेयर आया, उन्होंने बताया कि जो ये क्रोमेटिन जालिका है, ये केंद्रक विभाजन के समय ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निर्जलीकृत होकर सघन होकर दिखाई देती है, और उन्होंने ही इसका नाम क्या रखा? क्रोमोसोम रखा। क्रोमोसोम किसने नाम दिया? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया था। ठीक बच्चों, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि क्रोमोसोम किसने दिया, नाम दिया था? किसने दिया था? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया था, 1888 के अंदर दिया था। अब ये तो हो गई अपने इसकी खोज से संबंधित बातें। अब आता है कि ये जो पदार्थ होता है कहाँ पर पाया जाता है? गुणसूत्र हमेशा केंद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो क्या होता है? उसके अंदर ये बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो ये बिखरी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये क्या होते हैं? केंद्र के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन दिखाई तभी देंगे जब कोशिका का विभाजन होगा। इससे पहले क्या होती है? ये क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करती है, जो पहले भी अपने बता चुके हैं इसका। अब अपने आते हैं कि ये इसके अंदर क्या होता है? एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आधार पर भी क्या होती है? इसकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। लेकिन पहले अपने इसके बारे में बता दें कि गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा द्विगुणित होते हैं। गुणसूत्र क्या होंगे? द्विगुणित होंगे। द्विगुणित होते हैं। कोई भी सेल होगी उसके अंदर जो कई कोशिका होती है उसके अंदर क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, जिसको 2n के द्वारा दर्शाया जाता है। 2n के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक बच्चों, बाद में क्या होती है कि प्रत्येक जाति में क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है। क्या हुआ? प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती है। ठीक। अब क्या होता है कि जो प्रत्येक जाति में इसकी संख्या तो निश्चित होगी, और गुणसूत्र भी क्या होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन जब लैंगिक जनन के दौरान इसके अंदर युग्मनज बनते हैं, गैमेट बनते हैं। क्या? लैंगिक जनन के दौरान जब गैमेट बनते हैं, तब ये अगुणित हो जाते हैं। तब क्या होंगे? ये अगुणित हो जाते हैं। हो जाते हैं और इसकी संख्या आधी रह जाती है। और इसकी संख्या आधी रह जाती है। जिसे n के द्वारा इसे n के द्वारा दर्शाया जाता है।
जिसे n के द्वारा दर्शाया जाता है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर, प्रत्येक कायिक सेल के अंदर क्या होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं? इसके गुणसूत्र क्या होते हैं? डबल होते हैं, द्विगुणित होते हैं। लेकिन और प्रत्येक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अलग होगी। जैसे प्रत्येक नीम का पेड़ है, किन्नू का पेड़ है, आम का पेड़ है, सेव का पेड़ है, प्रत्येक पौधा होता है। उस प्रत्येक पौधे की क्या होती है? जैसे शेर, बिल्ली, हिरण, प्रत्येक जीव की क्या होती है? एक निश्चित संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? एक निश्चित होगी। लेकिन जब लैंगिक जनन के दौरान गैमेट्स बनते हैं, मादा के अंदर क्या बनेंगे? एग बनेगी, एग बनता है। मादा में क्या बनता है? एग बनता है। और नर में शुक्राणु बनता है। तो क्या होगा? इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो क्या होगी? एन होगी। गुणसूत्रों की संख्या एन होगी। और जब क्या होगा? निषेचन होगा। जब निषेचन होता है लैंगिक जनन के दौरान, निषेचन में क्या होता है कि ये जो दोनों एन और एन मिलेंगे तो वापिस इसमें क्या हो जाएगी? 2n हो जाती है। इसकी संख्या क्या हो जाती है? 2n हो जाती है। तो लैंगिक जनन के दौरान इसकी संख्या क्या होगी? 2n हो जाएगी। और वैसे इसकी संख्या क्या होती है? n होती है। अब अपने देखते हैं कि इसकी संख्या होती कब है? कि गेंदा होता है, गेंदे का फूल होता है, उसमें क्या होगी? उसके अंदर 2n क्या होती है? 48 गुणसूत्र होते हैं, 48 गुणसूत्र होते हैं। नीम के अंदर आपको कितने मिलेंगे? 42 गुणसूत्र मिलेंगे। और मक्का में 20 मिलते हैं इसमें। और यीस्ट में 32 मिलेंगे। और टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा में 120 मिलते हैं। और मनुष्य के अंदर जो अपने अंदर क्या होता है? मनुष्य में क्या होती है? 2n क्या होगी? 46 होगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है अपने अंदर। और n देखा जाए तो n कितनी होगी? 23 होगी। गुणित क्या होती है? 23 होती है। एग के अंदर कितनी होगी? जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर, मादा के अंदर, एग के अंदर कितनी होगी? 23 गुणसूत्र मिलेंगे। नर के अंदर शुक्राणु में क्या होंगे? 23 होंगे। तो 23 और 23 होते हैं। कितने होंगे? मादा में एग के अंदर कितने होंगे? 23। शुक्राणु में कितने मिलेंगे? 23। एन और एन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन के दौरान जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट बनता है, तो ये 23 और 23 मिलके वापिस क्या बन जाते हैं? 46 गुणसूत्र मिल जाते हैं। 46 गुणसूत्र 2n। तो इस प्रकार क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या एक प्रत्येक जाति के अंदर निश्चित होती है। और ये गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? जब कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, इससे पहले ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है? गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है।
इस प्रकार इसके अंदर क्या होती है, ये जालिका नुमा एक आकृति बनाती है इस प्रकार। इस प्रकार जालिका नुमा आकृति बनाती है और ये क्रोमोटिन जाल के नाम से, पहले गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोटिन जाल के रूप में होते हैं। बाद में ये क्या होते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब ये कोशिका का विभाजन होता है तो एक अलग आकृति की, ये स्पष्ट आकृति की दिखाई देती है निर्जलीकृत होकर। कब निर्जलीकृत और सघन सघन होकर एक निश्चित आकृति बनाती है इस प्रकार। इस प्रकार की एक आकृति बनती है। तो ये आकृति कब दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के दौरान ये आकृति दिखाई देती है। तो अपने आज इसका अध्ययन किया कि गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। कल अपने इसका अध्ययन करेंगे कि इसको सेंट्रोमियर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और इसकी डिटेल अपने कल इसका गहन अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों।